हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का आपका पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए आपका दिन प्रतिदिन पर्यावरण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहा है। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसके द्वारा होता है। इसमें से कौन सा गैस है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषणकारी है। आपको मैंने बताया था प्रदूषणकारी गैस अलग होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वाले अलग होते हैं, आपके ओजोन क्षय वाले अलग होते हैं। कुछ गैसें हैं जो प्रदूषण भी करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी। कुछ गैसें ऐसे हैं जो प्रदूषण भी करते हैं और ओजोन का क्षरण भी। आपको बताना है, आपके सामने कुछ गैसें दी हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावकारी एक तरीके से कि प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होता है। नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से या CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आप सभी को पता होगा कि आपका कार्बन को प्रदूषणकारी गैस में नहीं रखते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग वाले गैस में रखते हैं। तो प्रदूषणकारी गैस में यहाँ पे जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा प्रदूषणकारी है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रदूषण में रखते हैं। लेकिन अब इन दोनों की अपेक्षा अगर हम देखें, तुलना करें, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा योगदान देता है कार्बन, और प्रदूषण में CO का बड़ा योगदान है। अगला देखिए बच्चा लोग, वायुमंडल में ग्रीन हाउस कह रहा है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है। आपको बताना है वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता है, इनमें से किस एक के अलावा और सभी का कारण है। पहला कह रहा है सार्वभौम तापमान, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा कह रहा है समतापमंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण यानी कि पतला होना। तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन की उर्वरक प्रभाव, क्या ऑक्सीजन की उर्वरक प्रभाव इसके जिम्मेदार है। चौथा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरक प्रभाव। आपको बताना है कि जो आपके इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट है, इसमें से कौन सा उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। तो आपको ये फटाफट उत्तर दे देना है बच्चा लोग। तो याद रखेंगे क्या है जो ज़िम्मेदार नहीं है। तो आपका ऑक्सीजन की उर्वरक प्रभाव नहीं है, यानी कि ऐसे उर्वरक जिनमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा है, जो ऑक्सीजन से युक्त हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है। सार्वभौमिक तापन यानी कि तब ये तो है ही। दूसरा कह रहा है समतापमंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण, अगर रिक्तीकरण होगा तो बहुत सारे किरणें धरती पे आने लगेंगी। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो बहुत तेज़ी से धरती पे आएंगी, तो निश्चित ही नुकसानदेह है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अगर उर्वरक का उपयोग करेंगे तभी समस्या होगी। तो आपका इसमें ऑक्सीजन उर्वरक का प्रभाव नहीं होगा। बाकी चीज़ों को याद कर लीजिएगा कि ये सारे प्रभाव आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए चलो, कह रहा है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय, यानी कि पर्यावरण क्षति से क्या मतलब है। पहला कह रहा है पर्यावरण के गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। दूसरा कह रहा है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। तीसरा कह रहा है पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं या सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले घटक हैं। तो आप सभी को पता होगा, एकदम कॉमन सेंस का है और निश्चित ही मेरे बच्चों को समस्या नहीं होगा, क्योंकि इतनी थिंकिंग तो डेवलप हो गई है कि कौन सी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और कौन सी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो निश्चित बच्चा लोग ये सारे नुकसान को बता रहे हैं। पर्यावरण के गुणों में अगर पूर्ण रूप से निम्नीकरण हो रहा है, इसका मतलब उसकी क्षति हो रही है, अपकर्ष हो रहा है। मानवीय क्रियाकलापों से अगर विपरीत परिवर्तन आ रहा है, जो पहले से नेचर के द्वारा चल रहा था उस पर विपरीत परिवर्तन आ रहा है, तो ये भी अपकर्ष है। और पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन अगर हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, समस्या क्रिएट करेगा, पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए, अपस्फोटन का मतलब होता है नॉकिंग। जो आपकी मोटर गाड़ियों में नॉकिंग होता है ना, साउंड होता है, उसी को कहा जा रहा है अपस्फोटन। किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है। आप अपनी गाड़ी में किस चीज़ का उपयोग करेंगे इंजन में, तो आप नॉकिंग नहीं होगा, अपस्फोटिंग नहीं होगा। आइसो ऑक्टेन, ये है आपका पहला आइसो ऑक्टेन। दूसरा कह रहा है एन हेप्टेन द्वारा। दूसरा कह रहा है टेट्रा इथाइल इथाइल लेड होना चाहिए था यहाँ पे, टेट्रा इथाइल लेड द्वारा।
और चौथा कह रहा है बेंजीन द्वारा। इसमें से किसका उपयोग अगर आप अपने इंजन में कर रहे हैं गाड़ी के, तो उसमें नॉकिंग यानी कि अपस्फोटन नहीं होगा, साउंड नहीं होगा। तो याद रखेंगे टेट्रा इथाइल लेड द्वारा ये नॉकिंग को कम किया जाता है। ये आयोग के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न में, चलो याद रखिएगा टेट्रा इथाइल लेड। अगला देखिए फ्रेयॉन जिसका प्रयोग प्रशीतक द्रव्य के रूप में किया जाता है, रासायनिक नाम क्या है? जो फ्रेयॉन है जिसका उपयोग प्रशीतक द्रव्य यानी कि ठंडा करने वाले लिक्विड के रूप में प्रयोग किया जाता है। खास करके फ्रिज वगैरह हो गया, एसी हो गया, कूलर, मतलब ऐसी चीज़ें जो ठंडा करती हैं उसमें ठंडा करने वाले द्रव्य के रूप में ये उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्या है? क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन है, फ्लोरीनित हाइड्रोकार्बन है, या क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन है, या फ्लोरोनित एरोमेटिक यौगिक है। बताएंगे क्या है आपका जो ठंडा करता है फ्रेयॉन, उस किसका नाम है ये आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग फ्रेयॉन मतलब क्या हो गया, ये आपका क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन है। यहीं से तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो आपके वायुमंडल में जाता है और फिर वो जाकर के ओजोन का क्षरण करता है। तो सबसे ज़्यादा ठंडी जगहों से ही आपकी इन सारी गैसों का रिलेशन होता है। खास करके जो चीज़ें ठंडी करती हैं, ठंडा पहुंचाती हैं, वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है। अगला देखिए पेंट उद्योगों के श्रमिकों को निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ सकता है? अगर कोई श्रमिक या मजदूर या व्यक्ति पेंट के उद्योग में काम कर रहा है तो उसको कौन सी समस्या हो सकती है? पहला कह रहा है निकेल प्रदूषण, दूसरा कह रहा है कैडमियम प्रदूषण, तीसरा कह रहा है स्टोसियम प्रदूषण, चौथा कह रहा है सीसा प्रदूषण। बताएंगे पेंट उद्योग में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको कौन से प्रदूषण से ग्रसित होना पड़ेगा, आपको ये बताना है। और देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, हर तरह के एग्जामों में पूछे गए हैं। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं बच्चा लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, सीसा प्रदूषण है। अगर पेंट उद्योग में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, श्रमिक काम कर रहा है, तो उसको सीसा प्रदूषण का सामना करेगा, उसको सामना करना पड़ेगा। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचक केंद्र स्थापित किया गया है। आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चा लोग, आप लोग पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ओस्लो में, स्टॉकहोम में, कोपेनहेगन में, या लंदन में? तो निश्चित ही मेरे सभी बच्चों को याद है, मैंने बताया था कि ओस्लो में इस अम्ल वर्षा का जो सूचक केंद्र है यह स्थापित किया गया है। और ओस्लो किसकी राजधानी है? बताएंगे किसकी राजधानी है ओस्लो? तो याद होगा आप लोगों को नॉर्वे की राजधानी। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कौन से एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रतिशतता में पाया जाता है? कोयला गैस में, या प्राकृतिक गैस में, या वायु अंगार गैस में, या भाप अंगार गैस में? किस में होगा? आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा, लेकिन आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं हम। तो सबसे ज़्यादा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलेगा? तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही बनाया गया है, भाप अंगार गैसों से। भाप अंगार गैसों से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशतता में निकलता है या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा है तो कौन सी बीमारी होगी? अल्जाइमर होगा, पार्किंसन होगा, त्वचा कैंसर होगा, या मंदाग्नि होगा? बताएंगे कौन सी बीमारी होने की संभावना है अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है? तो याद रखिए बच्चा लोग ये भी आपके लिए नया होगा, आपने और भी पढ़ा है कि आर्सेनिक से और भी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही किया गया है। ये भी देखिए छोटे छोटे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला है स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक। अच्छा इसका ओहो ये क्वेश्चन धातु वाहनों में निर्यात सबसे अविषालु धातु प्रदूषक यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए ऑप्शन ले लीजिए। एक आपका पहला है पारा, दूसरा है सीसा, तीसरा है कैडमियम,
और चौथा है कोई नहीं। आपको बताना है जो स्वचालित वाहन हैं इनसे सबसे ज़्यादा कौन सा धातु प्रदूषक निकलेगा। आपको बताना है सबसे बड़ा धातु प्रदूषक कौन सा निकलेगा। धातु प्रदूषक के रूप में क्या होगा, स्वचालित वाहनों से क्या निकलता है धातु प्रदूषक के रूप में। तो आपने देखा था कि पेट्रोल में शीशे की मात्रा होती है और हम इंजन में भी जो है मिलाते हैं ऐसी चीज़ें जिससे नॉकिंग ना हो। तो क्या आपका सही हो जाएगा बच्चा लोग, आपका शीशा है, यही जो धातु है ये आपके पेट्रोल में यानी कि स्वचालित वाहनों में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, शीशा। अगला देखिए, हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ी है कि मथुरा की तेल परिष्करणशाला और उसमें शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई भी संभावित क्षति पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार क्या है। ताज को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या है जो जिम्मेदार है, आप सभी को पता है, आपके सामने है ऑप्शन। पहला कह रहा अम्ल अपेक्षण और क्षोभमंडल ओजोन, दूसरा कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कह रहा मीथेन और चौथा कह रहा रासायनिक कोयला। तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि ये अम्ल वर्षा की वजह से ही इसको नुकसान हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अम्ल वर्षा ही इसके लिए जिम्मेदार है। अम्ल का निक्षेपण यानी कि उस पर अम्ल का आना, अम्ल का पड़ना, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। निम्न में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। आपको बताना है मीथेन के स्रोत कौन हैं। तो यहाँ से शुरू होना चाहिए था 1 2 3 4 और ये 5। तो पहला कह रहा है धान का खेत, क्या धान के खेत से मीथेन निकलता है। दूसरा कह रहा है कोयले का खनन, क्या कोयले के खनन से मीथेन निकलता है। तीसरा कह रहा है पालतू पशु, क्या पालतू पशुओं से मीथेन निकलता है। आर्द्र भूमि बोल रहा है, क्या वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि या आप उसको दलदली भूमि भी कहते हैं, क्या इससे भी मीथेन निकलते हैं। क्या ये सभी मीथेन के उत्सर्जन करने वाले हैं। तो इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा, बिकॉज मैंने इसको बहुत अच्छे से बार बार समझाया है कि धान के खेत से भी मीथेन निकलता है। मैंने आपसे कहा था जहाँ भी वनस्पतियों के टूटने फूटने सड़ने गलने की प्रक्रिया होगी वहाँ हर जगह से मीथेन निकलेगा। तो धान के खेत में भी पत्तियाँ सड़ती हैं तो निकलेगा। कोयला भी पेड़ पौधों के दबने सड़ने या उसके कंप्रेस होने से बना है तो निश्चित ही मीथेन उसमें भी होगा। पालतू पशु घास खाते हैं और बाद में वो जुगाली करके भोजन को पचाते हैं तो निश्चित ही वहाँ पे घास का पाचन हो रहा है तो मीथेन निकलेगा। आर्द्र भूमियों में भी बहुत सारे वनस्पतियाँ पेड़ पौधे के अवशेष सड़ते गलते रहते हैं तो वहाँ से भी मीथेन निकलेगा। इसके अलावा मैंने आपको कहा था दीमक की बाम्बी वो भी सेलुलोज का पाचन करते हैं यानी कि लकड़ी खाते हैं तो उनको भी वो भी क्या करेंगे, मीथेन निकालेंगे। तो बच्चा लोग सभी ऐसी जगह हैं जहाँ से मीथेन निकलता है तो आपके लिए सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कह रहा है श्वास संबंधी बीमारियाँ, श्वास संबंधी रोग, कह रहा है श्वास संबंधी रोग कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कह रहा है केंद्रीय नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी। तीसरा कह रहा है धूल कण, कह रहा है लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाएगा। चौथा कह रहा है शीशा, कह रहा है इससे कैंसर हो जाएगा। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत उलझा पुलझा सा हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे एक चीज़ से सिर्फ एक ही बीमारी नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो उतना सही नहीं है, क्योंकि धूल कण से ज़्यादातर श्वास संबंधी, फेफड़े संबंधी, आँख में जलन, नाक में जलन ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे इसलिए लीवर किडनी को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि धूलकण किडनी तक तो नहीं जा पाते हैं, वो तो ब्लड को फिल्टर करता है, तो इसलिए आपका ये उतना सही नहीं है। बाकी पहला सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास से संबंधित है, क्योंकि ये श्वास के द्वारा ही अंदर जा कर के हीमोग्लोबिन में घुलता है हार्ट फेफड़े के द्वारा, तो ये हो जाएगा। नाइट्रोजन की ऑक्साइड ये नर्वस सिस्टम हो सकता है बिल्कुल, और शीशा से कैंसर संबंधी बीमारी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका तीसरा उतना सही नहीं है, बाकी बातें आपकी ठीक हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतया मानव उद्भव है। यानी कि इसमें से कौन सा गैस है जिसके उत्पादन के लिए या उत्सर्जन के लिए पूर्णतया मानव ही जिम्मेदार है, मानव ने ही उसको बनाया है या मानव की वजह से ही वो गैस एनवायरनमेंट में आई है। कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा कह रहा है मीथेन, तीसरा कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा कह रहा है हाइड्रोजन के सल्फाइड। अब बताएंगे भी चलो कौन सा है जो आपका मानव निर्मित गैस है। तो आप सभी को पता है एसी, फ्रिज,
रेफ्रिजरेटर किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। तो इसमें जो गैस होगा वो मानव निर्मित होगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव ने बनाया है। मीथेन नेचुरली भी निकलता है और मैक्सिमम मीथेन नेचुरली ही निकलता है, बाकी मानव क्रियाओं से भी निकलता है। तो बाकी चीज़ें आपकी नेचुरली भी होती हैं, मानव की वजह से भी होती हैं, लेकिन ये तो पूर्णतः कृत्रिम है, पूर्णतः मानव निर्मित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी आपका काफ़ी शानदार है और आप सभी का पढ़ा हुआ है। कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण होता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं वो तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पूछ रहा कौन सी चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पहला कह रहा है ऑक्सीजन, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तीसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा कह रहा है सूर्य का प्रकाश। तो क्या जिम्मेदार नहीं होगा बच्चा लोग? तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन से कोई समस्या नहीं होती। ऑक्सीजन किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ये आवश्यक नहीं है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, सूर्य का प्रकाश हो गया, या आपका ओजोन हो गया, या अन्य जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो सारे धुंध के लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन किसी भी समस्या का कारण नहीं होता है। अगला देखिए कह रहा है वायु प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। वायु प्रदूषण अगर होता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल कॉमन सेंस का है और इसका उत्तर देने में मेरे बच्चों को समस्या नहीं होगा। पहला कह रहा है धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है। क्या अगर पर्यावरण प्रदूषण होगा तो सूर्य की किरणें प्रभावित होंगी, धरातल पर कम आएंगी। दूसरा कह रहा है कोहरे में वृद्धि होगा। क्या इससे कोहरा ज़्यादा बनेगा अगर आप प्रदूषण कर रहे हैं तो? तीसरा कह रहा है वातावरण में तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। क्या वातावरण के तापीय गुणों को प्रदूषण परिवर्तित कर देता है? और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त सभी। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। तो नो डाउट मेरे बच्चों को कोई समस्या नहीं है, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर पर्यावरण में प्रदूषण होगा तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा भी प्रभावित होगी, धरातल पे कम आएगी। दूसरा कोहरे में वृद्धि होगा, प्रदूषण से कोहरा होता है ना, दिल्ली में पटाखे जला देते हैं लोग, कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और आपके वातावरण में तापीय जो गुणवत्ता है इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उपरोक्त सभी चीज़ें हो जाएंगी। आगे देखिए, जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि जिसकी मछलियां संक्रमित थीं, किस पदार्थ की अधिकता के कारण हुआ था? पहली बार जापान में ही मिनी माता रोग मतलब जो रोग है ये देखने को मिला था। और ये कब की घटना है? 1953 की। यही पहली बार देखने को मिला था और ये सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रभावित हुई थी यहाँ पे मछलियाँ हुई थी, और उन मछलियों का जो सेवन करेगा निश्चित ही वो मानव भी प्रभावित हो जाएगा। तो ये बीमारी यहीं से प्रकाश में आई और यहीं से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ, या बड़े पैमाने पे लोग यहाँ ग्रसित हुए, पहले मछलियाँ फिर मानव। तो आप सभी को मैंने बताया कि मिनी माता किससे होता है? निकेल, सीसा, पारा या कैडमियम। तो सभी को पता है बच्चा लोग मिनी माता रोग जो है ये किससे होता है? पारे की वजह से होता है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को इसमें, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखिए, कौन सा है जो सही है? इसमें से कौन सा है जो सही है? पहला कह रहा है सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन प्रभाव में आता है। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो क्या उसको बेंजीन प्रभावित करेगा? दूसरा कह रहा है बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात है जो आपकी सही हो जाएगी सिगरेट के बारे में? तो आपने पढ़ा था कि सिगरेट से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन निकलता है, तो निश्चित ही बच्चा लोग दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सिगरेट पीने से कैंसर भी होता है, तो उस कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? बेंजीन और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखेंगे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आयोग का पूछा हुआ। निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया गया है? इसमें से कोई एक उद्योग है जिसको केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग घोषित नहीं किया है? पहला कह रहा है लुगदी, दूसरा कह रहा है कागज़, तीसरा कह रहा है चीनी, चौथा कह रहा है चाय और पांचवा कह रहा है उर्वरक। हालांकि ये लुगदी जो है ये कागज़ में ही आएगा, कागज़ की ही लुगदी बनती है, तो इसको आप 1, 2, 3 और 4 भी कर सकते हैं। लुगदी मतलब कागज़ ही होगा। तो आपका कौन सा उद्योग है जो अति प्रदूषणकारी नहीं है? तो याद रखिएगा चलो, चाय उद्योग अत्यधिक प्रदूषणकारी नहीं है। प्रदूषणकारी तो है, जो कि सारे उद्योग प्रदूषण मोस्टली करते ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या है? लुगदी यानी कि कागज़ वाला
आपने देखा था उसका बीओडी भी बहुत ज़्यादा होता है। चीनी का उद्योग भी बहुत ज़्यादा गंदगी निकालता है और आपका उर्वरक भी इसी तरह का है, लेकिन चाय अत्यधिक नहीं है, बाकी है। याद रखिएगा, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। अगला देखिए, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ है? कह रहा है मतलब इसके अर्थ क्या है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। तो कह रहा है देश के कुल वन क्षेत्र के विनाश को, दूसरा कह रहा है देश के कुल वन आच्छादन के विनाश को, तीसरा कह रहा है प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को, और चौथा कह रहा है उधार दी गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल को। आपको बताना है ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है क्या, किसका आकलन हम इसमें करते हैं। तो ग्रीन मतलब हो गया आपका हरियाली, यानी कि अच्छी चीज़ें, उसको अगर आप काउंट कर रहे हैं तो इसमें क्या आएंगे, प्रदूषण और पर्यावरण क्षति। जो प्रदूषण है और जो पर्यावरणीय क्षति है, इसी को हम ग्रीन अकाउंटिंग में मापते हैं। इसी के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापा जाता है कि प्रदूषण कितना हुआ और पर्यावरण की क्षति कितनी हुई हमारे विकास की वजह से। तो यही क्या हो गया, आपका ग्रीन अकाउंटिंग है। याद रखिए बच्चा लोग, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। उम्मीद है प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी और कुछ पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी हुआ होगा। अब आप लोगों को इन्वायरमेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें बच्चा लोग। क्लास में ज़रूर उपस्थित रहें। आप लोगों को देखकर मुझे ऊर्जा मिलती है, जैसे आप लोगों को हमें देख के ऊर्जा मिलती है, वैसे है आप सभी को देख के मुझे ऊर्जा मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।